रात का समय था। गांव रामपुरा में चारों ओर सन्नाटा बिखरा हुआ था। खेतों के बीच से आती हुई ठंडी हवा पेड़ों को हिला रही थी। गांव के लोग जल्दी सो जाया करते थे, लेकिन उस रात एक औरत धीमी धीमी आवाज में छन छन करते हुए एक बरगद के पेड़ के पास जाती है। ये औरत एक डाकन होती है और ये औरत अपने भगवान को याद करते हुए गांव में एक टोटका करती है। फिर एक मंत्र बोलने लगती है। ओम भूत बाबा नमः, ओम भूत बाबा। फिर ये औरत एक मुर्गे का गला पकड़कर मरोड़कर बलि देती है। बलि देने के बाद तभी बरगद के पेड़ में से एक भूत बाबा प्रकट होता है और भारी आवाज में बोलता है, ए डाकन, क्यों बुलाया तूने मुझे? क्या चाहती है तू मुझसे, बोल। तभी ये औरत बोलती है, ए भूत बाबा, मुझे मेरी ताकत बढ़ाना है और मुझे और मंत्र सीखना है। मैं इस गांव की सबसे खतरनाक डाकन बनना चाहती हूँ। मुझे शक्ति दो, मुझे मंत्र सिखाओ। ए डाकन, मेरी बात ध्यान से सुन। तुझे अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए 7 जनों की बलि देनी होगी। 7 लोगों को मारकर कलेजी खाना पड़ेगा। और हाँ, 7 जनों को 7 दिन के अंदर ही खत्म करना होगा। और हाँ, एक दिन भी मत चूकना। अगर तू एक दिन भी चूक गई तो 7वें दिन के 12 बजे बाद जलकर भस्म हो जाएगी। मेरी बात का ध्यान रखना। फिर भूत बाबा वहां से चले जाता है। फिर ये डाकन मन ही मन कलेजी खाने की लालच में डरावनी आवाज में जोर जोर से हंसने लगती हैं। अगले दिन हम रामपुरा गांव को देखते हैं। ये गांव बहुत ही सुंदर होता है। हरी भरी हरियाली, नदी, झरना, मंदिर बिल्कुल लाजवाब होता है। इस गांव में सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं। कहानी की शुरुआत में हम राम नाम के लड़के को देखते हैं। राम अपने माँ बापू के साथ एक घर में रहता है। राम बहुत होशियार और पढ़ा लिखा होता है। राम रोज सुबह उठकर मंदिर जाता है। पूजा करने के बाद राम नदी के किनारे आकर सूर्य देव को जल चढ़ता है। पूजा करने के बाद राम अपने घर की ओर जाने लगता है कि तभी सामने राम का दोस्त नीलेश मिल जाता है। दोनों दोस्त एक दूसरे को देखकर बड़े खुश होते हैं। फिर राम अपने दोस्त नीलेश को बोलता है, अरे नीलेश, तू 4 दिन बाद अब मिल रहा है, और बता कैसा है तू? अरे क्या बताऊं राम, मैं तो ठीक हूँ। तू बता, तू कैसा है? हाँ नीलेश, मैं भी ठीक हूँ। पर तू ये बता, इतने दिनों तक तू कहाँ था? मैंने सुना तू कोई लड़की लेकर भाग आया और हमें बताया भी नहीं। अरे क्या बताऊं राम, परिस्थितियां ही कुछ ऐसी थी कि ये कदम उठाना पड़ा। लड़की के गांव वाले शादी के लिए मान नहीं रहे थे और इस लड़की के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे, इसलिए मैं इस लड़की को भगा लाया। अरे अच्छा, ऐसी बात थी तो तूने अच्छा ही किया जो भाभी को भगा लाया। और हमें कब मिलाएगा हमारी भाभी जी से? हम भी तो देखे जरा, आखिर हमारे दोस्त की पसंद कैसी है। हाँ भाई बिल्कुल, आज तो तुझे तेरी भाभी जी की हाथों की चाय पिलाऊंगा। चलो फिर बताना कि भाभी की हाथों की चाय कैसी लगी। चलो, मैं भी घर की तरफ ही जा रहा था, चलो। फिर नीलेश और राम अपने घर की ओर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ पूरे गांव में एक अफवाह फैल रही थी कि गांव में बरगद के पेड़ के नीचे किसी ने टोटका या काला जादू किया हुआ है। सारे लोग बरगद के पेड़ के पास जाकर देखने लगते हैं कि तभी गांव का सरपंच बोला, अरे भाई, काहे को तुम इतना घबरा रहे हो? गांव में से किसी ने मजाक किया होगा। आजकल के बच्चे कितने नटखट और शैतानी करते हैं, उन्हीं में से किसी ने मजाक किया होगा। फिर सारे लोग यहाँ से धीरे धीरे जाने लगते हैं। सभी को लगता है कि ये किसी ने मजाक किया होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नीलेश और राम कुछ दूरी चलने के बाद दोनों नीलेश के घर पहुंच जाते हैं। आओ राम, पलंग पे बैठो। हाँ हाँ भाई, हाँ हाँ। अजी सुनती हो चंद्रकला? अरे ओ चंद्रकला। हाँ जी, मैं रसोई घर में हूँ। क्यों चिल्ला रहे हो, क्या हुआ जी? अरे मेरा दोस्त आया है तो बढ़िया अदरक और इलायची वाली चाय बनाकर लाना। इधर राम और नीलेश आपस में बातें कर रहे हैं और उधर चंद्रकला बड़े मजेदार इलायची वाली चाय बना रही थी। चंद्रकला बड़ी दयालु और संस्कारी दिखाई देती है। इधर राम और नीलेश की बातें चल ही रही थी कि उधर रसोई घर छन छन करते हुए अचानक राम के पास आकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, आजी लो, चाय पी लो। अरे चंद्रकला, तुम हवा में उड़ कर आई हो क्या? तुम आई, उसका पता ही नहीं चला। नीलेश और राम दोनों चाय पीते हैं। राम जैसे ही चाय पीता है तो बोलता है, अरे वाह, भाभी जी ने तो बहुत अच्छी चाय बनाई है। चाय पीकर तो मजा ही आ गया।
अरे आखिर मेरी पसंद है। चाय के साथ साथ खाना भी अच्छा बनाती है। कभी खाना खाने जरूर आना और खा के देखना, उंगलियां चाटते रह जाएगा। हाँ अरे किसी दिन टाइम निकाल कर खाने पर जरूर आऊंगा। अच्छा तो मैं चलता हूँ। और हाँ, नीलेश भाभी जी को लेकर किसी दिन घर जरूर आना। हाँ राम, ठीक है, ठीक है। हम जरूर आएंगे। फिर राम यहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। आज का मौसम बड़ा सुहाना है। खेतों से आती हुई ठंडी हवा और झरनों से आती हुई मधुर आवाज गांव की शोभा बढ़ा रही थी। इधर हम एक बच्ची को देखते हैं जिसका नाम पूजा होता है। पूजा अपनी माँ से कहती है, माँ, अरे ओ माँ, गाय और बकरियों को छोड़ दो, आज मैं गोवाल जा रही हूँ, जंगल के खेतों के पास चराऊंगी। बेटा रुको, अभी छोड़ देती हूँ। और हाँ पूजा बेटी, जानवरों का ख्याल रखना। इधर पूजा अपने गाय बकरियों को लेकर घर से निकल जाती है। तभी उधर हम देखते हैं कि चंद्रकला अपने घर के आंगन में झाड़ू निकाल रही थी कि तभी चंद्रकला की नजर पूजा पर पड़ती है। चंद्रकला को छोटे बच्चों से बहुत लगाव होता है। तभी चंद्रकला पूजा से बोलती है, अरे बेटा तुम कहाँ जा रही हो? कुछ नहीं काकी, मैं तो यही बकरियों को लेकर गोवाल जा रही हूँ। वैसे काकी, आप कौन हो? पहले कभी आपको देखा नहीं। अरे बेटा, मैं तेरी नई काकी हूँ, तुम्हारे नीलेश काका की पत्नी हूँ। आप बहुत प्यारी हो काकी। अच्छा काकी, तो मैं चलती हूँ, मेरी बकरियाँ चली जाएंगी। वैसे पूजा बेटी, तुम बकरी गोवाल किधर जा रही हो? अरे काकी, मैं जंगल के पास खेतों की तरफ जा रही हूँ। अच्छा बेटा ठीक है, जाओ जल्दी जाओ, वरना तुम्हारी बकरियाँ चले जाएगी। फिर पूजा अपनी बकरियों को लेकर जंगल वाले खेतों की तरफ निकल जाती है। उधर हम देखते हैं कि नीलेश और राम चाय पीने के लिए दुकान की तरफ जा रहे थे। दोनों एक चाय की दुकान पर चाय पीते पीते बातें करते हैं। तभी राम नीलेश से कहता है, अरे नीलेश, तूने कुछ सुना? गांव में सारे लोग मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। अरे कैसी बातें? मैंने तो नहीं सुनी। गांव वालों का कहना है कि किसी ने गांव पर टोटका किया हुआ है। अपने गांव के खेतों के पास बरगद के पेड़ पर 7 गुड़ियां और कुछ खून जैसा पड़ा हुआ है। अरे राम, ऐसा काम अपने गांव में कौन कर सकता है? मुझे तो लगता है कि गांव के किसी बच्चों में से किसी ने मजाक किया होगा। बच्चों की गुड़िया और लाल रंग, ये सब चीजें बच्चों की ही तो है। हाँ सही बात है, मैं भी यही सोच रहा था। इधर राम और नीलेश की बातें चल ही रही थी कि उधर हम देखते हैं कि पूजा को बकरियां चराते चराते शाम हो जाती है। तभी मौसम अचानक से बदलने लगता है। पूजा बैठे बैठे बकरियों को निहार रही थी कि तभी पीछे से एक साया अचानक पूजा पर गिरता है। पूजा साया देखकर डर जाती है और अचानक पीछे पलट कर देखती है, पर पीछे कोई नहीं होता है। तभी पास में उसे एक बकरी चरती हुई दिखाई देती है। तब जाके पूजा एक लंबी सांस लेती है। पूजा को लगा कि ये बकरी का ही साया था। अरे मैं तो डर ही गई थी। तभी फिर अचानक से जंगलों से ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है। अरे इतनी ठंडी हवा अचानक से। ठंडी ठंडी हवा चलने के कारण पूजा अपनी बकरियों को लेकर जंगल से जाने लगती है कि तभी जंगल में छोटी झाड़ियां हिलने लगती हैं। झाड़ियों में से कुछ हिलने की आवाज आने लगती है। तभी पूजा बोलती है, कौन? कौन है? तभी झाड़ियों में से बकरी के बच्चे की आवाज आने लगती है। तो पूजा को लगता है कि कौन? कौन है? अरे ये तो बकरी का बच्चा है, शायद झाड़ियों में फंस गया होगा। फिर पूजा धीरे धीरे झाड़ियों के पास जाने लगती है और जब पूजा झाड़ियों के पास जाकर देखती है तो झाड़ियों में तो कुछ नहीं होता है। अरे ये क्या? यहाँ तो कोई नहीं है। अगर यहाँ कोई नहीं है तो आवाज कहाँ से आ रही थी? झाड़ियों की तरफ देखते हुए खड़ी ही थी कि पीछे से तेजी से पूजा के बालों में टकराती है। पूजा हिचकिचाते हुई पीछे देखती है तो पूजा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पूजा के सामने एक औरत खड़ी होती है। इस औरत के पैरों में पायल होती हैं और इसके पैर हवा में उड़ रहे होते हैं। इस औरत के बड़े बड़े दांत होते हैं, बाल बिखरे हुए चिपचिपे होते हैं। असल में ये औरत एक डाकन होती है। फिर ये डाकन इस बच्ची पर झपट पड़ती है और पूजा को नीचे गिरा देती है। नीचे गिरते ही पूजा बेहोश हो जाती है। फिर ये डाकन इस बच्ची के पेट चीरकर कलेजी निकालकर खाने लगती है। कलेजी खाने के बाद ये डाकन एक मुर्गे को लेकर पूजा के पेट में डाल देती है और कुछ मंत्र बोलती है जिससे पूजा वापस से जिंदा हो जाती है। फिर ये डाकन पूजा को बोलती है, ए लड़की, तू एक दिन के लिए जिंदा रहेगी, फिर तू मर जाएगी। तुझे जो खाना वो खा लेना।
फिर ये डाकन पूजा को एक दिन का जीवन बांध देती हैं और यहाँ से चले जाती हैं। फिर पूजा यहाँ से धीरे धीरे अपने घर के लिए निकल जाती हैं। घर पहुँचते ही पूजा की माँ पूजा से बोलती है, अरे मेरी बेटी आ गई तुम। हाँ माँ मैं आ गई। अरे पूजा बेटी क्या हुआ, तेरे बाल बिखरे बिखरे क्यों है और चेहरा भी काला काला हो रखा। पूजा बोलना चाहती है पर डाकन की वशीकरण के कारण बोल नहीं पाती है। तभी पूजा अपनी माँ से बस इतना ही बोलती है, कुछ नहीं हुआ माँ, बस मैं फिसल कर गिर गई थी। और माँ मेरा सिर भी बहुत दुख रहा है, मैं तो सोने जा रही हूँ। फिर पूजा घर के अंदर जाकर सो जाती है। फिर पूजा अगले दिन सुबह कुएं के पास जाती है और कुएं में झांक कर देखती है और कुएं पर चढ़कर कुएं में कूद जाती है। तभी बच्ची को कुएं में गिरते हुए पूजा के माता पिता देख लेते हैं और दौड़कर कुएं के पास जाते हैं। आसपास के लोग भी आवाज सुनकर दौड़ के आते और बच्ची को बाहर निकालते हैं, पर बच्ची जब तक मर जाती है। अरे मेरी बेटी को क्या हो गया? मेरी बच्ची क्या हुआ? फिर धीरे धीरे सारे लोगों की भीड़ होने लगती है। भीड़ में से राम आगे आता है और बोलता है, अरे क्या हुआ और ये बच्ची कैसे गिर गई कुएं में? मुझे डर है कि अरे बेटा पूजा बेटी कुएं के पास खेल रही थी, खेलते खेलते खिसक कर गिर गई और बचाने गए जब तक मर गई। अरे जो होना था वो तो हो गया, अब होनी को कौन टाल सकता है। और समय भी हो गया जलाने का। मरने वाले लोगों को रात नहीं रखते, ये तो सबको पता है। चलो चलो जल्दी करो। ठीक है। फिर सारे लोग लाश को उठाकर शमशान की तरफ जाते हैं। फिर कुछ देर बाद लाश जलने के बाद सारे लोगों धीरे धीरे करते हुए वहां से चले जाते हैं। कुछ देर लाश जलने के बाद रखा बचती है। तभी लाश जलने के बाद हम राख में कोई चीज को हिलते हुए देखते हैं। तभी अचानक से एक हवा आती और राख में पड़ी वो चीज गायब हो जाती है।